नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में नई सरकार के लिए वोटिंग जारी है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। सुबह से ही वोटिंग के लिए लोग लाइन में खड़े हुए हैं। लोगों की लंबी कतारें भी देखी जा रही है। यहाँ की हाई प्रोफाइल सीटों पर सबकी नजर है और 70 सीटों पर कुल 672 उम्मीदवार हैं। न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि आप दिल्ली के बाशिंदे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप जाकर अपना वोट कास्ट करें, आप मतदान करें। तो हाई प्रोफाइल सीटों की तो खैर ये कंपटीशन की बात है, उस पर हम नजर रख भी रहे हैं और आपको अपडेट्स भी दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहले अपील आपका अपना चैनल आपसे करता है कि हमें अपनी जिम्मेदारियां पहले निभानी चाहिए। तो आप अपने घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए। दिल्ली वाले दिल वाले तो हैं लेकिन वोट करने वाले नहीं है, क्योंकि वोट प्रतिशत इनका घटता रहता है। तो आपसे अपील है कि आप वोट कास्ट कीजिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान का दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह ही ट्वीट किया है। देखिए, सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि वो अधिक से अधिक संख्या में आगे बढ़कर वोट कास्ट करें। लाइन दी है, एक सिस्टम बना है, हम सिस्टम को तोड़ के आगे बढ़ना नहीं चाहते। चुनाव आयोग हमेशा कहता है वोट पहले डालें, हाँ जी, है ना, तमाम तरीके से वो होता है। लेकिन अभी जिस तरीके से लोग जो हैं, जो कुछ युवा हैं, वो सो रहे हैं घर में, वोट नहीं डाल रहे हैं, उनको क्या करेंगे? आप शादी इतना इंपॉर्टेंट काम छोड़ के आप पहले मतदान सर मैं उनको भी यही मैसेज दूंगा कि अपना सारा काम छोड़ के वो वोट डालें, क्योंकि वोट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हम सबका हक है और हमें जरूर सबको पूरा करना चाहिए और देश के लिए कुछ करना चाहिए। उसकी उत्सुकता एक अलग ही होती है, लेकिन भाई शादी भी करेंगे, शादी होगी भी, लेकिन जिम्मेदारी की जब बात होती है तो फिर वहां पर वोट डालना जरूरी है। फिर शादी कर लेंगे, यानी कि उसके बाद से। अब ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया, कहा दिल्ली को स्वच्छ हवा, स्वच्छ पीने का पानी और जो है हर गरीब को अपना घर देकर इसे विश्व की सबसे बड़ी राजधानी, सबसे अच्छी राजधानी का उन्होंने जिक्र किया। सिर्फ एक दूरदर्शी सोच और मजबूत इरादों वाली सरकार ही बना सकती है। यानी कि इस ट्वीट के जरिए वो कह रहे हैं कि मैं दिल्ली की जनता से अपील करता हूं कि आप वोट कास्ट कीजिए, झूठ वोट बैंक की राजनीति से दिल्ली को मुक्त कराने के लिए मतदान करिए। तो प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, गृह मंत्री ने ट्वीट किया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने भी वोट की अपील की है। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो आपसे लगातार दिल्ली वालों से अपील हो रही है, प्रचार प्रसार की कमान संभाली स्टार प्रचारक बने रहे और स्पेशली उस जगह पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैलियां की है जो सबसे ज्यादा इस वक्त चर्चा में रहा। दिल्ली चुनाव पर योगी का ट्वीट। सीएम योगी ने अपने ट्वीट में कहा कि नमस्कार दिल्ली, आज मतदान का दिन है, बदलाव के लिए वोट करें, विकास की गति देने वाली एवं जनहित को समर्पित सरकार चुनने के लिए वोट करें। वोट देना आपका सबसे अमूल्य अधिकार है। स्वयं वोट दें और अपने मित्रों, सगे संबंधियों को भी वोट देने के लिए प्रोत्साहित करें। रचना हमारी सहयोगी, पवन हमारे साथ और शैलेंद्र वांगू नेशनल एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों से ही बात करेंगे। तस्वीरें एक बार जो हैं हम जान लेते हैं अभी की स्थिति। रचना, क्या तस्वीरें आ रही है, किस तरह का उत्साह? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके के उत्साह की बात आप कर रहे हैं, तो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी से कुछ ही देर पहले हमने बात की और जिस तरीके से वो उत्साहित नजर आ रहे थे वो तस्वीरों से साफ नजर आ रहा था। और अब वो अपने वोट के लिए निकले और उनका यही कहना है कि पहले मतदान और उसके जलपान। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक खुशहाल दिल्ली के लिए, एक विकसित दिल्ली के लिए बीजेपी को वोट करें और जिस तरीके की चीज़ें देखने के लिए मिली वो दिल्ली की जनता अब समझ चुकी है। और उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल दूसरों के सीएम चेहरे पर नजर लगाकर ना बैठे, बल्कि जो अब ये जो सीएम का चेहरा है वो जल्द ही बदलने वाला है। और 50 से ज्यादा सीटों पर जीत का दावा भी उन्होंने किया है। तो अब ये देखने वाली चीज होगी कि दिल्ली की जनता किस तरीके से वोट करके सीटों का दावा करें, 3 से आगे बढ़ पाएंगे, यानी कि उनके हिसाब से ये स्थिति है। आपके पास आते हैं रचना। पवन, क्या अपडेट्स? है लेकिन लगातार अब वोटर निकल रहे हैं और ऐसी अपील तमाम लोगों के द्वारा की जा रही है कि वोटर ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकलें, क्योंकि दिल्ली में ये देखा जाता रहा है कि वोटिंग परसेंट बहुत कम रहा है। अगर बात करें सभी पार्टियों की तो इस बार बीजेपी का जो कैंपेन है वो बहुत खास रहा है। बीजेपी का जो फोकस है 2 चीजों पर रहा है, एक कैंपेन, दूसरा रणनीति। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनूप गुप्ता, उनसे बात करते हैं। अनूप जी, बीजेपी का जो पूरा जो चुनाव जो रहा है उसमें 2 चीजें खास रही हैं, एक तो प्रचार और दूसरा उनकी रणनीति। जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे प्रचार को लीड किया, किस तरह आप देखते हैं? नहीं, बिल्कुल, देखिए पिछले विधानसभा चुनाव को अगर हम ध्यान से देखें तो पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मात्र
सीटें ही मिली थी। और एक बड़े नेता से जब उस वक्त ये पूछा गया कि बीजेपी एक जो बड़ी पार्टी के तौर पर कही जाती थी दिल्ली में, तो आखिर 3 सीटों तक ही सीमित क्यों रह गई है। लेकिन इस बार हमने देखा कि बीजेपी को ये जानती थी बीजेपी कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दिल्ली में बहुत मजबूत है, उसके बावजूद हमने देखा कि बीजेपी ने बड़ी मजबूती से यहाँ पे बीजेपी चुनाव लड़ी, बीजेपी ने कैंपेन किया। अब देखना ये होगा कि ये जो पूरा प्रचार रहा बीजेपी का, जो एक अटैकिंग प्रचार रहा है, वो सीटों में किस तरह से तब्दील हो ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। मैं आप दोनों के पास आती हूँ। शैलेंद्र वांगू जी हमारे साथ जुड़े हुए नेशनल एडिटर, और इस पर उनसे ज्यादा बारीकी से हम बातचीत करेंगे। शैलेंद्र जी, आपने सुना हमारे बाकी सहयोगियों को भी, दिल्ली के चुनावों में जिस तरह से इस बार जो चीजें हमने देखी, जो तस्वीरें और जो पहलू देखे, वो पहले कभी किसी ने नहीं देखे। संदेश क्या जाएगा? और हम हाल फिलहाल के दिनों की बात करें, आप क्या विश्लेषण करते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा कि अभी तक दिल्ली में ओवरऑल जो वोटिंग परसेंटेज है वो 4.33 है, यानी 4.33% लोगों ने ही अब तक वोट किया है। सुबह का वक्त है और यहाँ पे थोड़ा सर्दी भी है, ज़्यादा है, करीब 12 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। तो ऐसे में जैसे जैसे दिन बढ़ेगा हम उम्मीद करते हैं कि लोग घरों से बाहर निकलेंगे और वोट करेंगे। लेकिन हम बात करें, अगर मुद्दों की अगर हम बात करें, तो पिछले 3 हफ्तों में हमने देखा है कि बिजली, पानी, हवा तो मुद्दा रहा ही है, लेकिन करीब 2 हफ्ते पहले जो शाहीन बाग का मुद्दा बना, वो एक बड़ा मुद्दा बना और बीजेपी ने अपने कैंपेन के दौरान शाहीन बाग के आसपास ही अपने कैंपेन को रखा। और अगर हम बात करें चुनावी प्रचार की, तो सबसे ज्यादा अग्रेसिव प्रचार जो है वो इस बार बीजेपी का देखने को मिला। 5000 से ज्यादा इवेंट्स रहे हैं बीजेपी के। वहीं आम आदमी पार्टी में केजरीवाल 200 रैलीज और रोड शोज कर चुके हैं और टाउन हॉल्स कर चुके हैं। शैलेंद्र जी, एक चीज जैसे आप जिक्र कर रहे हैं, मैं बीच में रोक रही हूँ, एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग आता है कि दिल्ली के चुनावों को इसलिए भी हम बहुत लाइकली नहीं ले सकते बिकॉज हमने अभी हाल फिलहाल के स्टेट्स में बीजेपी की सिचुएशन देखी। चाहे महाराष्ट्र की बात करें, हम हरियाणा का जिक्र कर लें या बाकी स्टेट्स का जिक्र कर लें, झारखंड भी हमारे सामने है। उस लिहाज से बीजेपी को क्या बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी? आप रोड शोज का जिक्र कर रहे हैं, बड़े नेता, बड़े मंत्री, प्रॉपर जो ऊपर क्रीमी लेयर होती है, सबको ऐसा लगता है कि सबको सड़क पे लाया कि आइए प्रचार प्रसार कीजिए। 2-3 चेहरों ने ये जो बहुत मंथन कराना पड़ा, बहुत हार्ड वर्क, पसीने छुड़ाने वाली सिचुएशन। विश्लेषण करें इस पूरे कैंपेन का और 2015 के हालात से इसको जोड़कर देखें तो 2015 में शंकर, जहां तक हमने कैंपेन कवर किया था, 2015 में इतना एग्रेसिव नहीं थी बीजेपी। हालांकि उस वक्त 2014 के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी की जो लहर चल रही थी पूरे देश में, पहला जो चुनाव था जो बीजेपी ने हारा था वो दिल्ली का चुनाव था। तो ऐसे में जाहिर तौर पर इस बार जो हमने देखी कैंपेनिंग वो बहुत एग्रेसिव रही है। न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी बल्कि अमित शाह ने रोजाना 4 रैलीज, रोड शोज और इवेंट्स अटेंड किए हैं लगातार, क्योंकि दिन भर वो गृह मंत्रालय में रहते थे और शाम होते ही वो सड़कों पर जाते थे और कैंपेनिंग करते थे। शंकर से समझना चाहेंगे कि शंकर, इस बार जो एग्रेसिव दिखी हमें बीजेपी। ठीक, मैं आपके पास आऊंगी। रचना हमारे साथ में है। रचना, हम बार बार शायद रचना तक आवाज नहीं जा पा। रचना, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, हम अभी अपने शंकर को भी सुना और शैलेंद्र को भी सुना। कुल मिलाकर महामंथन हुआ, बहुत ज्यादा मेहनत हुई, और हम पूर्वांचल वोटर्स का जिक्र करें, आपने मनोज तिवारी से बातचीत की है कि कैसी, कौन से ऐसे पहलू थे जिसको लेके वो आश्वस्त थे कि 50 से ज्यादा सीटें ले आएंगे? देखिए, जिस तरीके से मनोज तिवारी से हमने बात की, उनका कहना है कि जो नफरत की राजनीति अरविंद केजरीवाल ने फैलाई है वो अब दिल्ली के लोग समझ चुके हैं और अब दिल्ली के लोग चाहते हैं बदलाव, और वो बीजेपी के साथ है। और जिस तरीके से 50 सीटों का वो दावा कर रहे हैं, तो अब ऐसे में देखने वाली बात है कि दिल्ली के लोग कितने इस चीज़ को समझ पाते हैं या समझ चुके हैं। और शाहीन बाग जिस तरीके से इस चुनाव में एक बड़ा मसला बनकर उछला, बार बार शाहीन बाग की बात की, तो उन्होंने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार तो कहती है कि हम शाहीन बाग के साथ खड़े हुए हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हुए हैं, और ये जो दिल्ली के लोग हैं वो राष्ट्रवाद के साथ हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं शाहीन बाग वर्सेस राष्ट्रवाद भी ज़रूर देखने के लिए मिला। और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए जिस तरीके से बार बार
जो बीजेपी अध्यक्ष उन्होंने यही कहा कि दिल्ली के लोग अब राष्ट्रवाद के साथ हैं और एक सफल दिल्ली के लिए, एक विकसित दिल्ली के लिए वो बीजेपी को वोट डालेंगे। तो अब ऐसे में उत्साह जरूर दिखाई दे रहा है और जिस तरीके से मेगा प्लानिंग की गई, बड़े बड़े जो नेता हैं, जो क्रीमी लेयर है, उनको यहाँ पर उतारा गया, जगह जगह जाकर उन्होंने प्रचार किया, यहाँ तक कि गृह मंत्री अमित शाह खुद पर्चे पर और भी पहलू पर बातचीत करेंगे। वक्त की थोड़ी सी बंदिश, बहुत शुक्रिया आप तमाम सहयोगियों का, आप हमारे साथ जुड़े। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, मुख्यमंत्री योगी करेंगे कानून व्यवस्था की समीक्षा, प्रदेश के अधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे, जिलाधिकारियों और कप्तानों से जो है वो सवाल होंगे, प्रदेश की सरकारी योजनाओं पर भी चर्चा होगी, विकास योजनाओं पर सीएम जो है बातचीत करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है, देखिए कानून व्यवस्था बहुत ही गंभीर मुद्दा है। हमने देखा कि 2 जगहों पर कमिश्नरी सिस्टम भी लागू किया गया ताकि कानून व्यवस्था जो है वो दुरुस्त रहे। हमने देखा उसके बाद भी एक बहुत हाई प्रोफाइल प्रकरण होता है रंजीत बच्चन मर्डर केस। अब ये जरूरी हो जाता है कि दरअसल तमाम जिलों के बीच में अधिकारियों और सरकार के बीच में जो कोऑर्डिनेशन की कमी रहती है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अजीत हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजीत, मुख्यमंत्री इस बात को शायद समझ चुके हैं कि कोऑर्डिनेशन अगर होगा सभी के बीच में तो हम एक सुरक्षित समाज दे पाएंगे, और इस वजह से ये मीटिंग। देखिए, बिल्कुल सही बात कही जीनत आपने कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात को समझ गए हैं कि बेहतर कानून व्यवस्था के लिए, बेहतर प्रदेश चलाने के लिए तालमेल जरूरी है और कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कल जब फर्रुखाबाद की बच्चियों से मुलाकात कर रहे थे, सम्मानित कर रहे थे, तब भी उन्होंने कहा था कि बेहतर जनता और पुलिस के समन्वय की वजह से रेस्क्यू हो पाया था। तो आज भी उसी दिशा में सीएम योगी की बैठक है। 2 महत्वपूर्ण बैठकें हैं जीनत, बता दूं मैं आपको कि पहली 7 बजे से 8 बजे तक शाम को मुख्यमंत्री आवास पर है, जो उत्तर प्रदेश में नकल को रोकना है परीक्षाओं में। और जैसे आपने देखा था कि एलयू में पेपर लीक का मसला था, एसटीएफ ने जांच किया था, आज उस मसले पर भी सीएम ने पूरी पत्रावली तलब की। जब 7 से 8 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, सभी सचिव जुड़ेंगे और सभी डीएम एसपी जुड़ेंगे, उस समय भी उस पर चर्चा होगी। तो इसके बाद 8 बजे से 9 बजे जो बैठक है जीनत, वो और महत्वपूर्ण है, वो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक होगी। इसके साथ ही साथ जो सरकार की योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंच नहीं रही है कि नहीं रही है, आखिर जो शिकायतें आ रही है, IGRF जो मुख्यमंत्री का पोर्टल है, उस पर जो शिकायतें आ रही है उसका निस्तारण समय से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि सीएम ने पहले कह रखा है कि जो अफसर 3 दिन के अंदर इस पोर्टल की शिकायतों की निस्तारण नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो अब आज पूरे उत्तर प्रदेश के डीएम और एसपी की धड़कन जरूर बढ़ी होगी, क्योंकि 2 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी 2 घंटे तक वो इन अफसरों से रूबरू होंगे, जिसमें नकल की व्यवस्था को लेकर, आगामी परीक्षाओं को लेकर, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर और जो सरकार की योजनाएं वो लोगों तक, गरीबों तक पहुंच रही, बहुत सारी समीक्षा बैठक होगी। तो निश्चित तौर पर इसमें डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह, इसके अलावा जो विद्यालयों के सचिव हैं, कुल सचिव हैं, वो सभी लोग मौजूद होंगे। तो आज इन एक तरीके से कहा जाए, अगर शॉर्टकट में कहें जीनत, तो आज इन लोगों की क्लास लगने वाली है। बहुत शुक्रिया अजीत, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। अब ये क्लास लगेगी और क्लास के जो टीचर हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या नोट्स बनवाते हैं और क्या मैसेज देते हैं, हम अपने दर्शकों को सबसे पहले बताएंगे। स्वागत है आप सभी का। लखनऊ में चल रहे हथियारों के मेले में एक से बढ़कर एक घातक हथियार है। ऐसे हथियार जो पलक झपकते ही दुश्मन को मौत की नींद सुला सकते हैं। कौन कौन से हैं वो हथियार और कैसे ये काम करते हैं, आपको दिखाते हैं अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अमेठी की असॉल्ट से आतंक का अंत। अचूक निशाना, मुश्किल है दुश्मन का बच पाना। देख ले पाकिस्तान, हिंदुस्तान का दम। लखनऊ में चल रहे सबसे बड़े हथियारों के मेले में एक से बढ़कर एक घातक हथियारों की प्रदर्शनी लगी है, जो पलक झपकते ही देश के दुश्मनों को मौत की नींद सुला सकते हैं। हथियारों के इस मेले में AK-203 असॉल्ट राइफल सबका ध्यान खींच रही है। हम आपको बताते हैं इस घातक हथियार की खासियत क्या है। AK-203 राइफल को जानिए। एक राइफल की कीमत $1000 है। 1 मिनट में दागी जा सकेंगी 600 गोलियां। कुल वजन 4 किलोग्राम। AK-47 की तरह ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक वेरिएंट। 400 मीटर की दूरी पर अचूक निशाना। इंसास की अपेक्षा ज्यादा हल्की है AK-203। AK-203 राइफल AK-47 सीरीज का एडवांस वर्जन है। मैगजीन में 30 गोलियां आएंगी। 400 मीटर के दायरे पर 100% वार करेगी। इंसास राइफल की अपेक्षा हल्की और छोटी है। किसी भी मौसम में जाम नहीं होगी।
हमारे संवाददाता राजीव सिंह ने AK-203 का जायजा लिया है। डिफेंस एक्सपो 2020 में लगाई गई या वही AK-203 राइफल असॉल्ट राइफल्स है जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश के अमेठी में किया जा रहा है। इस राइफल को AK-47 का विकल्प बताया जा रहा है या यूँ कहें कि कई मायनों में इसे उससे भी बेहतर बताया जा रहा है। अगर इस राइफल की क्षमता की बात करें तो इस राइफल का जो कैलिबर है वो करीब 762 x 39 का है और अगर साइटिंग रेंज की बात करें तो ये 800 मीटर तक मार कर सकती है। वहीं सबसे बड़ी खासियत इसका वजन है जो कि काफ़ी हल्का है। 3 किलो 800 ग्राम की ये राइफल है और फायरिंग रेट जो है वो 700 है। मजल वेलोसिटी की बात करें तो वो 715 है और इसकी मैगजीन में 30 राउंड आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आने वाले समय में ये राइफल भारतीय सेना के जवानों के हाथों में नजर आएगी और यही कारण है कि अगले 10 सालों में अमेठी में 7,50,000 AK-203 राइफल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम इस राइफल को जो कि आप देख सकते हैं कि दुनिया की सबसे दमदार असॉल्ट राइफल में से एक बताई जाती है, वो आने वाले दिनों में भारतीय सेना के जवानों के हाथों में देख सकते हैं या जो स्पेशल फोर्स है उनके हाथों में देख सकते हैं। ये इसी राइफल के जरिए जो इंसास राइफल्स हैं जो काफ़ी वेटेड भी हैं उनको बदला जाएगा। रूस के सहयोग से असॉल्ट राइफल अमेठी में बनाई जा रही है, यानी अब अमेठी की असॉल्ट से होगा आतंक का अंत। अब सीमा पर पाकिस्तान के मंसूबों का सर्वनाश करेगी ये AK-203 राइफल। राजीव सिंह, न्यूज़ 18, लखनऊ। और राजीव हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राजीव, हम आपके जरिए जो आ रही है हमारे पास रिपोर्ट हम सब देख रहे हैं, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है क्योंकि रक्षा मंत्री आज वहां पहुंचने वाले हैं और कुछ डील्स का भी जिक्र हो रहा है। राजीव, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए बात करने की हम कोशिश करेंगे। डिफेंस एक्सपो का आज चौथा दिन है और आज आम लोगों के लिए भी जो है प्रदर्शनी में एंट्री जो है वो भी आम लोग भी ले सकेंगे और निरीक्षण करेंगे। रक्षा मंत्री जो है देखिए आज वो यहाँ पहुंचेंगे क्योंकि खबर थी कि 10 बजे जो है वो यहाँ पहुंचेंगे। हम राजीव से अपडेट लेने की कोशिश कर रहे हैं और कई डील्स का जिक्र हुआ और रक्षा मंत्री अगर डिफेंस एक्सपो में पहुंच रहे हैं तो बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि संदेश जो है इस डिफेंस एक्सपो के जरिए जो जा रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण। आप हथियारों का आयात करते हैं या निर्यात करते हैं, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी मुल्क के लिए क्योंकि एक मोटा अमाउंट जो है इसमें खर्च होता है। तो कोशिश ये कि हम निर्यातक बने, आयातक नहीं। तो यूपी डिफेंस एक्सपो का चौथा दिन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसमें शामिल होंगे और रक्षा उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही वो प्रदर्शनी का निरीक्षण भी करेंगे। आम जनता के लिए प्रदर्शनी आज खुल जाएगी। उधर बलिया के गढ़वार ब्लॉक के प्राथमिक स्कूल में बच्चों से ठेला खिंचवाने का मामला सामने आया है। इसकी तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं बोरों से लदा ठेला बच्चे खींच रहे हैं। बच्चों का ये आरोप है कि स्कूल में तैनात शिक्षक आलोक यादव ने बच्चों से मिड डे मील का अनाज जो है वो इस तरह से ढोकर लाने के लिए कहा। इस बात को स्कूल टीचर ने माना भी है लेकिन कहा है कि सिर्फ मदद के लिए कहा था। लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि बच्चे देखिए यूँ तो छोटे हैं, माँ बाप स्कूल किस लिए भेजते हैं और क्या कराया जा रहा है उनसे। कहाँ ले जा रहे हो ये? उस प्राथमिक विद्यालय चौरी। कौन बोला था आपसे ले जाने के लिए? आलोक सर। आलोक सर क्या बोले थे? धीरे धीरे लाना। धीरे धीरे लाने के लिए बोल रहे थे। जी। कितना पढ़ते? कितने पढ़ते हो अभी आप? 6 में पढ़ते हैं। और बाई चांस मैं खुद एक सहयोगी के साथ ला रहा था, बच्चे कुछ हमारे साथ रहते मदद के लिए। जी, लेकिन सर आप रास्ते में कहीं दिखाई नहीं दिए और बच्चे ही ला रहे थे वहाँ से। जी सर, मैं जस्ट आगे ही। कुशीनगर में हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर स्कूली वैन जो है वो पलट गई। एक मासूम की मौत की खबर आ रही है। कई बच्चे जख्मी। ऑक्सफोर्ड चिल्ड्रन एकेडमी की थी स्कूली वैन। स्थानीय लोगों ने बच्चों को वैन से निकाला। घर से बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी वैन। खड्डा थाने के सारंग छपरा के पास ये हादसा हुआ है। देखिए एक बार फिर से बच्चों की सुरक्षा के साथ कैसा खिलवाड़ हो रहा है। एक मासूम की जान चली गई। माँ बाप ने स्कूल के लिए भेजा था लेकिन बच्चा स्कूल भी नहीं पहुंच पाया।
बेहद ही दुखद ये खबर। अब ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट कि स्कूल जो है क्या नॉर्म्स पूरे कर रहा था, और ये कहा जा रहा है कि वैन तो स्कूल की ही थी, तो क्या ड्राइवर ट्रेंड था? जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है क्या उसको ये फॉलो कर रहे थे स्कूल वाले? क्योंकि अमूमन स्कूल जो हैं अपनी राजनीतिक साठगांठ की वजह से बच जाते हैं, लेकिन इस बच्चे की जान चली गई है, एक बच्चे की, और कई बच्चे जो हैं जख्मी हैं। स्कूल वैन थी ये जो पलट गई है, और क्या स्पीड वजह थी या कोई और, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट, लेकिन एक मासूम की जान चली गई है। बहुत ही दुखद ये खबर। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।